Hello, dear aspirants. So, I hope you all are enjoying the Concept Talk series. Here, we are trying to decode those important concepts. I would not say important only, but those concepts which are important, but at the same time, those are very crucial according to demand of UPSC exam, right? So today we are with a very important topic, that is centroid. So when I talk about this topic centroid, sorry. So dear fellows, if you observe this particular topic, what I would like to tell you here is, when you talk about integral calculus, what it is? Integral calculus, that is a topic in the paper 1 for CSE and forest services. So under that there is one direct question type, right? So अभी तक तो देखेंगे फॉरेस्ट सर्विसेज में they have touched, probably they can touch in CSE as well, but indirectly देखिए ध्यान से, wherever the physics वाला portion will come, ठीक है, there you need the center of gravity, that is what you call centroid. So center of gravity of a body. Okay, is that clear? So for example, if you talk about statics, okay, if you talk about rigid dynamics, if you talk about fluid dynamics, this topic is gonna be very much crucial. Even अगर आप स्टैटिक्स की बात करेंगे ना, I can say in every topic out of those 5 topics, 5 chapters which are required for this statics, CG के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो अगर किसी को ये लगे कि IFS में एक दो बार जो CG का क्वेश्चन पूछा है इधर CSE में नहीं पूछेगा, तो मैं ये CG वाला चैप्टर नहीं करता हूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, पढ़ना ही पड़ेगा इस चैप्टर को। और मैं अगर आपको एक लाइन में कहूं तो हमें इसके क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड। आज के लेक्चर का एजेंडा ये है, ठीक है। तो जैसा कि हम कॉन्सेप्ट टॉक में करते हैं, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम 1 से 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस को हिट कर पाए और ये देखें कि वो टॉपिक क्या बाकी के चैप्टर्स, बाकी के टॉपिक्स में कहाँ कहाँ रेलेवेंट है, सो दैट जब आप सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, रेगुलर बैचेस में होते हैं, तो यूजुअली व्हाट हैपन्स इज कि आपने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, देन यू फेस की सर ने बोल दिया करके उधर में सीजी पढ़ेंगे, उधर में सीजी पढ़ रहे हैं तो बोले उधर में पढ़ेंगे करके, अल्टीमेटली वी फेल टू डिलीवर द थिंग्स. So here in the concept talk I am like rigorously trying to consolidate the things at one place. So let's start from there itself. एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं यहाँ कॉन्सेप्ट टॉक में, अगर आप जल्दबाजी में है तो बाद में अटेंड कीजिए, लेकिन यहाँ पर और स्टार्टिंग के 15 मिनट में ऐसा लगे कि मास्टर बहुत बोर कर रहा है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है. बस मैं इतना कहूँगा कि इस बोर्डम को छुपाने के चक्कर में ही आज तक आप चीज़ें रटते आए हैं और कभी आपने कॉन्सेप्चुअली डिकोड नहीं किया. एक बार अगर आपको ये आदत लग गई, एक बार अगर आपने लेक्चर पूरा देखा, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यार चीज़ें उतनी टफ नहीं होती है, केवल डॉट्स को कनेक्ट करने वाला राइट गाइड चाहिए आपको, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द ओनली पर्सन, यू कैन हैव एनी गाइड अंडर फॉर यू, फेयर. सो अभी देखिएगा, जब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. So in short we will be using CG of a body. When you talk about body, basically it is comprising of the particles.
So when you will go through the rigid dynamics, you will come to know the all game is of that particle study, right? Motion of that particle. चले, सो सीजी को समझने के पहले ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। एक बॉडी का पूरा वेट जिस पॉइंट पर काम करता है उसको उस बॉडी का सीजी कहा जाता है, लेकिन मैथमेटिकली ये चीजें हैं क्या, ठीक है? क्यों सीजी का फॉर्मूला इस टाइप से बन रहा है? सो आई एम मच कंसर्न्ड ओवर हियर इनिशियल 5 मिनट्स, ठीक है? चलिए, सो द फर्स्ट टर्म व्हाट वी हैव दैट इज सेंटर ऑफ फोर्सेस। देखिए ध्यान से, इसके बाद में द अनदर टर्म वी हैव center of mass. I'll be correlating everything, okay? Then we will have center of gravity, ठीक है? Or you call that centroid of that body, ठीक है? चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, suppose that we have a body, it is made up of particles, okay? The body is made up of particles. So suppose that this is the point capital A1, this is point capital A2, A3, position of that particle you can say, and let's say this is AN type. Let's say P1 force work on this, P2 force work on this, let's say P3 force work on this, Pn force work on this, and so on. Fair? So what happens is, जब भी हम, जैसे मान लो ये पेन है, so this is made up of particles. So now when you study the rigid dynamics, basically you study one particle का motion, getting, and you extend that without loss of generality wherever it is possible, right? In the rigid dynamics what you do, in the dynamics paper 1 what you do, आप पूरी बॉडी का मोशन स्टडी करते हैं कि एक बॉडी यहां से है, गिर रही है, या कंस्ट्रेंट मोशन कर रही है, या प्रोजेक्टाइल है. सो लाइक दैट यू स्टडी. SHM है रेक्टिलिनियर मोशन में, तो वो डायनामिक्स पेपर 1 में स्टडी होता है. जब आप रिजिड डायनामिक्स में जाते हैं तो वहां पर आप एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर काम करते हैं. किस पर काम करते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर. And why I am interested here? Because as the agenda I told you, I am not concerned only about that direct question. I am concerned about the centroid wherever it could be used for in our mathematics optional, right? तो रिजिड डायनामिक्स और डायनामिक्स का अंतर आप समझ गए. रिजिड डायनामिक्स में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर जब स्टडी करते हैं, उनके मोशन पर स्टडी करते हैं, तो किसी एक पार्टिकल मान लो AN पर आप स्टडी करना चाहते हैं, लाइक दैट थिंग्स गो ऑन. अभी आई एम कंसर्न्ड अबाउट सेंटर ऑफ फोर्सेस. देखिए ध्यान से, इफ पैरेलल फोर्सेस, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड पैरेलल फोर्सेस P1, P2, Pn works or acts at points P1, P2, at points A1, A2, AN. ध्यान से देखना. Then these forces can be combined at one point of this body. ठीक है? और यू कैन से ऑल ऑफ दीज फोर्सेस का इफेक्ट कैन बी थॉट ऑफ एक्टिंग एट वन पॉइंट ऑफ दिस बॉडी. फेयर? कैन बी कंबाइंड एट वन पॉइंट. ठीक, दिस पॉइंट is known as center of these forces. Clear है अभी? It is given by, be on the board please.
सो लेट्स से दिस पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया ए, दैट इज एक्स बार बाई बार. ओके, सो द एक्स बार, एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय P1 and suppose that A1 का मैं मान लूँ x1 by 1 z1, x2 by 2 या x1 by 1 2D में रखना चाहते हैं तो 2D में रख लीजिए, नॉट एन इशू. सो x बार P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस Pn xn डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 प्लस Pn. In summation form, we can write it as I going from 1 to n Pi xi divided by summation I going from 1 to n. Clear? तो क्या होगा कि अगर आप x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ फोर्सेस चाहते हैं, सो दैट विल बी गिवन बाय समेशन ऑफ xi इंटू pi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ pi. Right? So similarly we can write the by bar as well. So that is going from I going from 1 to n by I into pi upon summation. Is that clear? अब देखिए what happens dear fellows if we imagine, ध्यान से देखते रहिएगा, if we imagine कि there are some particles, let's say, what I'm saying, if we imagine the same body here and let's say there are particles of mass m1, m2, m3 like this, ठीक है. So obviously we are studying for the rigid body. What my dear fellows? Rigid body. और rigid body क्या होती है? Made up of particles. Made of particles, right dear fellows? So when you talk about a system of rigid bodies, where so it is made up of particles, I'm sorry. अब आप सोच लीजिए कि let m1 is situated at the point a1, m2 is situated at the point a3, let's say mn is situated at the point an. So in this case if you talk about center of mass, so center of mass का if you denote it by x bar comma y bar, again 3D अगर सिस्टम में है, आप स्पेस में है, तो x bar y bar z bar हो जाएगा, right? So here if you talk about center of mass, then this will be given by summation x1 m1, xi mi लिख दूं सर, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, समेशन ऑफ mi. Fair? By bar can be written as summation of I going from 1 to n by I mi upon summation of mi. Right? So center of mass आप समझ गए, center of forces आप समझ गए. अब बात आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की. अब आप कहेंगे कि सर आप सीधा फॉर्मूला बता दीजिए ना, इतनी सारी बात करने की क्या जरूरत है, अपन को तो बेसिक से पता है. सो आई यूजुअली टेल यू पीपल इन द कॉन्सेप्ट टॉक, whatever I discuss here that is made up of two things. जैसे ये रिजिड बॉडी पार्टिकल से बनी है, ऐसे ही जो मैं डिस्कशन करता हूं वो दो चीजों से मिलकर बना होता है. एक मेरा अनुभव एज एन एस्पिरेंट, एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर, ठीक है. दूसरा मेरा वो अनुभव जो क्लासरूम से साल दर साल आता है. कई सारे बच्चे, अगर मान लो एक बैच में 400 बच्चे हैं तो 350 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको इस चीज का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, और मैं भी उनमें से एक हो सकता हूं. तो इसीलिए whatever discussion I start for the concept talk, that has a genuine reason behind that, and if you are overconfident over the things, then please be sorted about that. अब हम आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में. समझिए, ध्यान से देखना. सपोज दैट दिस इज द रिजिड बॉडी, ओके.
Be on the board please everyone. If this is the rigid body and let's say this is earth, क्या ही है, हालांकि उल्टा हो गया, बॉडी बड़ी है अर्थ छोटी बना दी फिर भी सिंबॉलिकली समझिए. सो इफ दिस इज अर्थ, अर्थ के कंपेयर में बॉडी इज वेरी स्मॉल, टिनी ओनली. गेटिंग माई पॉइंट. अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वर्किंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी. बोलो. ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वर्किंग ऑन पार्टिकल्स. ध्यान से देखना. नंबर फर्स्ट, सिंस the body is very small as compared to earth, so whatever the gravity we are feeling here, those at all points, those can be treated as parallel forces or not. Let's say ये वाला attraction force है, ये वाला attraction force है. So although इधर से force लग रहा होगा, इधर से force लग रहा होगा, इधर से, but these are not parallel. लेकिन now you imagine about this is the body here and earth is a very heavy particle, like very big. So अभी मैं मतलब ये चीज अपने को इमेजिन कर सकता हूं कि whatever the gravity forces are working on the particles, those may be treated as parallel forces, right or not? So what I'll say, may be, आराम से देखते रहिए क्योंकि इसके बाद तो झूठ मूठ का तमाशा होगा. एज पैरेलल फोर्सेस. क्लियर है अभी? कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर ये फोर्स जो ग्रेविटी के कारण में बॉडी का क्या होगा, वेट. बोलिए क्या? अब पिक्चर में क्या आएगा? वेट. बोलिए. अब वेट के लिए अगर सपोज दैट W1, W2, Wn आर द वेट्स ऑफ दीज पार्टिकल्स, देन एट अ पॉइंट वेयर दिस वेट वर्क्स, क्या बोल रहा हूं? एट अ पॉइंट वेयर द वेट ऑफ द होल बॉडी वर्क्स, होल बॉडी वर्क्स, तो वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी. और CG के लिए व्हाट द मैथमेटिकल फॉर्म वी विल हैव? x बार विल बी समेशन ऑफ xi इंटू wi, समेशन ऑफ wi, y बार विल बी समेशन ऑफ yi wi अपॉन समेशन ऑफ yi. यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए. एकदम देख लीजिए, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आज आपके दिमाग में सेट हुई या नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली हमने ये जो फॉर्मूला, ये जो फॉर्म लेकर आए, ये कैसे लेकर आए? देख लीजिए एकदम ईमानदारी के साथ में. इज दैट क्लियर? फेयर. अब देखो प्यारे बच्चों, नाउ वी आर मोर इंटरेस्टेड. देखना ध्यान से. बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. अभी अपने को बहुत मजा आने वाला है. देखिए, मैं चाह रहा हूं एक ही स्लाइड के ऊपर पिक्चर एकदम से मतलब दिखाई दे अपने को कि हमने CG में क्या करना है एक्चुअली. अब आप ये बताइए, अगर मैं इस पेन को ही ले लूं, इस पेन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? Infinite number of particles. So a rigid body can be made up of infinite number of particles, teeny particles, infinitesimally small particles, right or not? तो conceptually मास्टर कभी गलत होने की कोशिश को हमेशा इग्नोर करके चलता है. तो क्या करेंगे? These infinitesimally small particles
are infinitely many. So summation can be turned into integration. बोलो हाँ या ना? Summation can be converted into integration. अब ये कैसे होगा? So don't forget to attend the concept talk of in which I have told summation through the finite integral. Summation of an infinite series through the finite integral. आपने भी बहुत सारा उसका मजा लिया हुआ है. f of k by n into 1 by n का k by n को x और 1 by n को dx. अब चमक गया होगा, इतना काफी है, राइट? तो प्यारे बच्चों, अब जो हमें याद रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि जब आप CG की बात करेंगे, देखिए यहां पर, जब आप इस CG की बात करेंगे तो x बार विल बी इंटेग्रेशन x dw ओवर dw, y बार विल बी इंटेग्रेशन y इंटू dw. प्लीज चेक इट आउट, आराम से एकदम बिना कोई तनाव लिए हुए. कोई दिक्कत है तो कहिए. सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? इंटीग्रेशन x dw अपॉन इंटीग्रेशन dw क्यों आया? क्लियर है बात? अब आप कहेंगे कि सर ये थोड़ी पूछता है हमसे. तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको टॉप टू बॉटम चीजें बता दूंगा कॉन्सेप्ट टॉक में. इसमें से जब हम समराइज करेंगे अपनी इस कॉन्सेप्ट टॉक को तो मैं आपको ये भी बता दूंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन पॉसिबल है, कौन सा इनडायरेक्टली जिसके बिना काम चलना ही नहीं होता है. मेरी बात समझ आ रही है सबको? कोई डाउट है तो कहिए. एनीवन? आई होप नो. अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, ठीक है? चलिए, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. हमें क्या मिल चुका है? देखिए ध्यान से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका प्यारे बच्चों? ऑफ अ रिजिड बॉडी. When you say rigid body, that means system of particles. ठीक है? और जैसे ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जहां बात आए, आप मान लेना कि रिजिड डायनामिक्स जो हमारा पेपर 2 का चैप्टर है भाई, उसका इसके बिना काम नहीं चलेगा. ठीक है? रिजिड डायनामिक्स किस में है? पेपर 2 में है. ठीक है? चलिए, अब हम जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, हमने ये भी समझ लिया कि इसका मीनिंग क्या है. अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म को हम कैसे अप्लाई करेंगे. सो द क्वेश्चन इज नाउ फाइंडिंग. क्या है क्वेश्चन हमारे सामने? अब द बिग क्वेश्चन इज फाइंडिंग CG ऑफ सम पर्टिकुलर बॉडी. ठीक है? अब आप कहेंगे कि सर आप इतना इसमें आनंद कैसे ले रहे हैं, आपको इतना जॉय कैसे आ रहा है इसके अंदर? तो बताऊं जॉय कैसे आ रहा है, सुनिए. और अगेन आई विल से, केवल प्लेन एरिया का x इंटू बाई डी एक्स हो जाएगा, सरफेस एरिया का 2 पाई बाई डी एस आ जाएगा dw की जगह. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन है अगर, तो फिर वहां x dw की जगह x इंटू पाई बाई स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा. इन सब में अपने को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसके लिए मुझे बस 2-3 मिनट चाहिए. बट मेरा बहुत मतलब जो मोटिव है इस कॉन्सेप्ट टॉक के पीछे वो ये है कि मेरे प्यारे दोस्त, CG की जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो एक तो रिजिड डायनामिक्स में आपको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए. ठीक. दूसरी चीज, हमारे पास एक टॉपिक है
देखिए ध्यान से, जब मैंने ये वाला क्वेश्चन छेड़ा यहां पर, सीजी ऑफ सम पर्टिकुलर बॉडी, ठीक। अब आप देखिए स्टैटिक्स जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन पेपर 1, ठीक। स्टैटिक्स के अंदर अब मैं आपको रियल मेंटरिंग करने जा रहा हूं कि अगर आप मैथ्स ऑप्शनल को फील करते हैं ना तो क्या ब्यूटी है उसकी। चलिए बी ऑन द बोर्ड प्लीज। सो जब हम स्टैटिक्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर अगर आप देखेंगे पहला चैप्टर है कॉमन कैटेनरी, ठीक, मतलब व्हाट द पैटर्न आई फॉलो पर्टिकुलरली। सो यहां पर बिट यूसेस, क्योंकि वो हैंग चेन कर रहे हैं, फिर उसमें कोई बेट आपने लटका दिया, तो फिर क्या होगा, उस केस में आपको थोड़ा सा उसका सीजी के बारे में समझना पड़ेगा। व्हेन यू मूव ऑन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इस पर प्यारे बच्चों, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई साहब सीजी के बिना is the main part here, मतलब you can say 30 to 40% जो गेम है ना वो सीजी प्ले करेगा। अब सीजी कैसे वो रोल प्ले करेगा, जरा इस पर हम बात करना चाहेंगे आपसे। देखिए बी ऑन द बोर्ड प्लीज। जब हम कहते हैं कि आपको कुछ पर्टिकुलर बॉडीज के सीजी याद रहने चाहिए, क्या बोलता हूं मैं यहां पर, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको तो हम सेकंड हाफ में करेंगे, लेकिन जो इनडायरेक्टली जहां जहां सीजी का काम है पहले उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल आप स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही उठा लीजिए, ठीक। यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों हमारे, देखना ध्यान से, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। The very crucial point I'm going to discuss now. Suppose that this is some sphere, okay, and there is some upper body and that is hemisphere, let's say, okay, and let's say this is point N and this is G, where G is the center of gravity of hemisphere, ठीक है। जब आप स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे, आपको पता है कि द हाइट NG इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट देयर। तो मैं यहां पर स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं आपको केवल ये फील देना चाह रहा हूं कि सीजी का इतना महत्वपूर्ण रोल क्यों हो जाता है। अब एनजी जो है, अगर सपोज दैट रेडियस इज ए, तो एनजी इज 3a/8 और 5a/8। इफ यू आर कंफ्यूज्ड हियर, फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपको याद है कि वो 5a/8 है, फेयर एनफ, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर नहीं है तो आपको सीजी निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को टैकल ही नहीं कर पाएंगे। किसमें? स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? और उठा के देख लेना, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ब्यूटी क्या है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन राइट वे, if you have analyzed the things well, then there is no need to panic about the things, क्योंकि there are some certain kind of bodies जिनके सीजी हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। तो उनके सीजी हम याद कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हेमिस्फीयर है, कोन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है।
तो अब कोन के लिए L/4 जो हाइट उसका लेंथ है, वो जो हाइट है कोन का, उसका 1/4 पे उसका CG लाई करता है उसके सेंटर से, ये हमने याद कर लिया। तो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पार्ट का तो काम हो गया, लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन कई बार सिस्टम ऑफ टू बॉडीज आपको स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, दिस इज द हेमिस्फीयर लेट्स से, एंड हियर यू हैव द स्फेरिकल वॉल लेट्स से, ठीक है, इनसाइड दैट। तो अभी जब आपके पास, या इसके ऊपर मान लो आपके पास ये हेमिस्फीयर है, मान लो ये स्फीयर पर टिका हुआ है, और ये है कोन। बहुत आराम से, बहुत मजा आता है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, लेकिन इस पूरे मजे का जो क्रक्स है ना, वो गायब हो जाता है अगर हमें CG के बारे में बहुत आनंद नहीं आया तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फेलोज? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमिलरली, ठीक है, या तो मैंने कुछ चीजें, मान लो यहाँ पे आपके पास ये स्फीयर है और आपने क्या किया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल टिका दिया इसके ऊपर फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको ये हाइट से मतलब है, क्योंकि जो लोगों ने स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा उनको पता है किस हाइट से मतलब होता है, ठीक है, एंड वी विल हैव सेपरेट कॉन्सेप्ट टॉक्स फॉर दिस एज वेल। पर हम यहां CG क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, क्यों इतनी चाहत है हमारी, मैं आपको एक गाइड होने के नाते इस चीज से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, सो कई बार हमें क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर बॉडीज के CG जो है वो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, एंड द सेम स्टोरी रिपीट्स फॉर द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एज वेल। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एज वेल। फिर आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, फिर आप सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। ये दोनों एलिमेंट्री चैप्टर्स हैं, एक साथ कुछ लोग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो स्टैटिक्स का पूरा सिलेबस ये है, फ्रिक्शन 3 to 5 चैप्टर्स, ठीक है। नन ऑफ द चैप्टर कैन बी अंडरस्टूड विदाउट हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहली चीज, एक अंडरस्टैंडिंग, एक फीलिंग किसके बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज समझिए, अब क्या होगा आई एम सॉरी, इन क्वेश्चंस का काम कुछ पर्टिकुलर बॉडीज के CGs पता करने से हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक राइट स्ट्रेटजी हमारी आई एम सॉरी लेकिन दिस कम्स ऑन प्रैक्टिस। सो इफ यू वांट सजेशंस ओवर दिस, तो डोंट मिस द फर्दर कॉन्सेप्ट टॉक्स इन विच वी आर गोना डू दिस, कि इन बॉडीज पे कैसे काम किया जाएगा। क्योंकि एक बार CG के बारे में आपको आइडिया मिल गया, सिस्टम ऑफ बॉडीज में CG कैसे कैलकुलेट करना है, विश्वास मानिए सारे का सारा दुख दर्द खत्म। क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके लिए बात करूं, मान लो मुझे x बार चाहिए, तो सिंपली आप क्या करेंगे मान लो पहली बॉडी के लिए x1 W1, फिर दूसरी बॉडी के लिए x2 W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 काइंड ऑफ। फिर अब W1 क्या है, वेट है, तो वेट क्या होगा, mg, राइट। मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट और नॉट। कनेक्शन फील करना मैं कहां ले जा रहा हूं अब आपको, ठीक। सो इनडायरेक्ट कहां कहां CG हमें चाहिए होगा, इस पर मैंने आपको मेरा जितना अनुभव था वो यहां रखने की कोशिश की।
I hope you people have got the crux here कि how to prepare in right way and what is the meaning of systematic learning. अब जब मैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पर आ ही गया हूं तो वो जो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, अभी हमने किस पर बात कर ली? इनडायरेक्ट क्वेश्चन पर। अब हम आते हैं डायरेक्ट वाले क्वेश्चन पर। तो सेकंड टारगेट इज डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस, be it CSE, be it forest services. Please don't ignore this topic, center of gravity, which is very important for us. Okay? So directly asked questions में जब आप जाएंगे तो आप यहां पर पाएंगे कि different categories हैं, और जो लोग जानते हैं कि उपेंद्र सर always follows the path of categories of questions. Like I know what is the base of this, what is the demand of this UPSC maths optional, so I try to go like this. Clear? आराम से एक दो कैटेगरीज पर काम करने से ही आपको चमक जाएगा कि होने क्या जा रहा है। ठीक है? Shall we start now? Fair. Just 5 minutes more. I'll summarize the things. Be on the board, please, everyone. देखिए, तो जब आप CG की बात करते हैं, सो मान लो द फर्स्ट कैटेगरी वी आर टॉकिंग अबाउट CG ऑफ अ प्लेन एरिया, ऐसे ही करके आपको चाहिए होगा करके CG ऑफ अ प्लेन एरिया। ठीक, प्लेन एरिया के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, अगर मेरे पास ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इफ यू हैव मिस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेचर, प्लीज अटेंड दैट, यू विल गेट द क्रक्स। सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट x इक्वल्स टू, सो एरिया ऑफ दिस प्लेन क्या मिलेगा? बोलिए, इंटीग्रेशन a टू b बाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, तो बाई डी एक्स लिख देते हैं या एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर देते हैं। फेयर इट इज। प्लेन एरिया है, ध्यान से देखना, प्लेन एरिया है और हमारे पास जो है वो है डी डब्ल्यू। ध्यान से देखते रहिए इस चीज को। तो हमारे पास जो डी डब्ल्यू है उसके लिए हमें मिला हुआ है बाई डी एक्स टाइप। ठीक है, अगर मुझे टोटल वेट चाहिए तो टोटल वेट, सॉरी देखिए, मास इनटू जी। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट वी आर वर्किंग ओवर द अर्थ इटसेल्फ, सो जी इज कांस्टेंट फॉर एवरीबॉडी। फॉर दैट मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बट मैं यहां पर आपको थोड़ा सा पिन करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर आप प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं तो ये जो प्लेन एरिया होगा वॉल्यूम की जगह क्या काम करेगा? दैट प्लेन एरिया इनटू डेंसिटी, और जी साथ में चल रहा है, राइट? ये एरिया के बारे में अपना क्या ख्याल है? एक्स गोइंग फ्रॉम ए टू बी बाई डी एक्स टाइप, राइट और नॉट? अगर स्मॉल स्ट्रिप का चाहते हैं आप तो वो आपको बाई डी एक्स टाइप मिल गया, कोई दिक्कत? टोटल एरिया इंटीग्रेशन ए टू बी बाई डी एक्स, स्मॉल स्ट्रिप का एरिया बाई इंटू डी एक्स। एंड इफ यू हैव मिस्ड दिस देन डोंट फॉरगेट टू अटेंड द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ क्वाड्रेचर। ठीक, चलिए। सो अब क्या होगा? बेसिकली हमें चाहिए था एक्स बार और बाई बार। सो एक्स बार क्या था प्यारे बच्चों? इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स इंटू डी डब्ल्यू। सो डी डब्ल्यू की जगह अपने को क्या मिल गया? बाई डी एक्स, राइट? ए टू बी बाई डी एक्स। रो यहां पर है, रो यहां पर है, जी मैंने बाहर ले लिया, जी गॉट कैंसल्ड। सो अल्टीमेटली यू गॉट ए टू बी एक्स रो बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी रो बाई डी एक्स। रो इज द डेंसिटी।
अब होता क्या है प्यारे बच्चों, कई बार मान लो इफ रो इज कांस्टेंट, इफ डेंसिटी रो इज कांस्टेंट, तो क्या होगा, एक्स बार में फिर ऊपर से रो बाहर कांस्टेंट है तो कैंसिल हो गया, तो a टू बी एक्स इंटू बाई डी एक्स अपॉन a टू बी एक्स इंटू डी वाई, ये हो गया x बार। सिमिलरली बाई बार क्या मिल जाएगा, लिमिट ओवर x, राइट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट डी एक्स, ये क्या लिख दिया, राइट, a टू बी बाई डी एक्स, ठीक है। तो a टू बी, अब यहां पे क्या था, बाई इंटू डी डब्ल्यू, तो बाई डी एक्स अपॉन a टू बी बाई डी एक्स। सो कुछ लोग इसको याद रख लेते हैं कि बाई बार जो है इंटीग्रेशन a टू बी बाई स्क्वायर डी एक्स निकलेगा प्लेन एरिया के लिए, और जो x बार है वो x इंटू बाई डी एक्स निकलेगा। क्यों निकलेगा, डिड यू गेट द रीजन फॉर दैट, क्योंकि x बार होता है इंटीग्रेशन x इंटू डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू के लिए अगर आप बात करें तो आपको प्लेन एरिया के लिए स्मॉल स्ट्रिप का हो गया बाई इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज रो, दिस इज जी। अब आपको टोटल एरिया चाहिए तो यू विल इंटीग्रेट दैट। कोई दिक्कत यहां पे किसी को? अब देखो एक कलाकारी और हो सकती है यहां पर, वो क्या कलाकारी है, फॉर एग्जाम्पल डियर फेलोज की जो मेरी बॉडी है यहां पर, मान लो वो ये बॉडी हो x इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ बाई, और मुझे इस बॉडी के लिए ये भी प्लेन एरिया ही है, ठीक है, और मुझे इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, अब मेरा जो x बार होगा वो क्या है, x प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्वाड्रेचर कि अब इसका जो प्लेन एरिया निकलेगा वो निकलेगा, जो स्मॉल स्ट्रिप आपने ली है वो होगा x इंटू डेल्टा बाई एरिया ऑफ स्ट्रिप, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन होगा, लेट्स से दिस इज बाई इक्वल्स टू सी, दिस इज बाई इक्वल्स टू डी, सो इंटीग्रेशन विल बी बाई इक्वल्स सी टू डी, हियर इट इज रो एक्स डी वाई, और बाई बार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी टू डी बाई रो एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई सी टू डी रो एक्स डी वाई। तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना होता है, क्या, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना होता। अब देखेंगे सीजी की बात कर रहे हैं तो इसमें कई सारी कैटेगरीज आती हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि अब इतना टाइम अगर गया है तो थोड़ा सा 4-5 मिनट और टाइम ले लेते हैं, हम इसको पूरा समराइज ही करते हैं, बेटर रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, सो ये तो प्लेन एरिया की बात हो गई, तो दैट इज द कैटेगरी 1। सपोज दैट समवन इज इंटरेस्टेड, ध्यान से देखिए, अब आपको समझ आ जाएगा, अब बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है, ठीक है, सीधी बात है, सामने लिख लीजिए ताकि चमकने में कोई गलती ना हो, ठीक है। फिर अब आप सेकंड देखिए, कई बार आपसे पूछेगा सीजी ऑफ एन आर्क, क्या, आर्क। सो व्हेन यू टॉक अबाउट आर्क, तो पीछे हमने प्लेन एरिया के बात में की, अब आर्क की बात आएगी तो आर्क क्या लेंगे हम, कोई भी आर्क है, मान लो लेट्स से ये आर्क है मेरे पास, ठीक है, ए बी, ये आर्क है, इसका मुझे सीजी चाहिए, ठीक है, हो सकता है मान लो एक पैराबोला बना दिया, उसका उस किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक के आर्क का सीजी पूछ लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज से यस और नो। क्लियर हो रही है बात सबको? सो आर्क के बारे में हम क्या जानते हैं?
अब हम यहां पर छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, लेट्स से उसकी आर्क लेंथ हमने ले ली डेल्टा एस। तो जब मैं पूरे का वेट करूंगा तो मुझे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो अब यहां पर एक्स बार कैसा दिखने लगेगा, एक्स रो डी एस डिवाइडेड बाई रो डी एस। अब आर्क लेंथ के बारे में हम जानते ही हैं, उसको यूज कर लीजिए। आर्क लेंथ के बारे में व्हाट वी नो, ds अपॉन dx इक्वल्स अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx। अगर आप ds ओवर dy टाइप का आपका है तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस dx ओवर dy स्क्वायर टाइप। दिस वी नो। सो अब यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, x रो ds ओवर dx इंटू dx। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट। और ds अपॉन dx कहां से आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्क ऑफ पैराबोला, ठीक है, आर्क ऑफ पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x फ्रॉम द पॉइंट 0,0 टू 1, अगर ये तो 2 पर, ठीक है। अब मुझे पैराबोला है, ये मान लो पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट है 1,2। ये जो आर्क है, इस आर्क का सीजी चाहिए। तो अब इस आर्क के लिए x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 तक। तो क्या मिल जाएगा मुझे x बार, x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 1, राइट। फिर x रो ds अपॉन dx, चूंकि बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है तो 2 बाई या बाई इक्वल्स टू 2 रूट x, तो dy ओवर dx इज 1 अपॉन रूट x। तो ds अपॉन dx क्या मिल जाएगा, ds अपॉन dx विल बी 1 प्लस 1 अपॉन x। सो दैट वैल्यू आई विल राइट हियर एंड विल इंटीग्रेट। Similarly, we can go for by bar as well. Check it out. किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हालांकि मैंने आपका 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब 45 मिनट सोचा था कि कर देंगे करके, लेकिन फिर भी मुझे लगा है कि यार बार बार यार वीडियो ब्रेक करने के चक्कर में पूरा मजा करो, क्योंकि वापस से फिर नए दिन आएंगे, नया कॉन्सेप्ट टॉक करेंगे तो बहुत ही मतलब मुझे लगता है यार क्या है इतना तो टाइम, अगर इतनी चीज़ों को जिसमें आप इतना टाइम वेस्ट कर सकते हैं और उसको छोटे टाइम में समराइज किया जा सकता है, तो लेट्स डू इट। अब मैंने आर्क के लिए सीजी बोल दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल कल को कोई आपसे बोले कि नहीं यार ये तो ठीक है और कुछ बताओ, कैटेगरी सी लिख लो भाई। मान लो सीजी ऑफ ए सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। अब सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में अगर आपको कोई डाउट है, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट टॉक डीमिस्टिफाइंग वॉल्यूम्स एंड सरफेसेस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट। बाकी यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, अगर मान लो आपने, नेक्स्ट पेज ले ले, चलिए सपोज दैट सी के बारे में बात कर रहा हूं। मान लो ये है बॉडी, आपने इसको रिवॉल्व किया है अबाउट द एक्स एक्सिस। अगर ये बॉडी बाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो इसका वॉल्यूम आप कैसे लिखते थे, पाई बाई स्क्वायर डी एक्स। लेट्स से एक्स इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो अब यहां पर अगर मुझे इस बॉडी सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का सीजी चाहिए, सो एक्स बार विल बी एक्स इंटू पाई बाई स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई पाई बाई स्क्वायर रो। कई बार रो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, रो वेरिएबल में है तो अंदर इंटीग्रेशन में रोल प्ले करेगा, रो कांस्टेंट है तो दोनों ऊपर नीचे से बाहर होकर कैंसिल हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर बाई बार, सॉरी। अब आप कहेंगे और क्या सर, थोड़ा और
सरफेस एरियाज हो सकते हैं। तो सरफेस एरिया में क्या होगा भाई, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का ऑब्वियसली, तभी तो 3D मिलेगा। 2D को रिवॉल्व करोगे तभी तो जाएगा 3D में। सो दिस इज x इंटू 2 पाई बाई डी एस, दिस इज रो इंटू 2 पाई बाई डी एस। डी एस यहाँ वही है जो यहाँ पे डी एस आर्क लेंथ होता है। और जब सरफेस एरिया वाला जो हमने कॉन्सेप्ट टॉक किया है वहां पर इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है। ठीक है, अब सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन की जैसे बात आती है, जैसे मैंने कहा हेमीस्फीयर, तो कैसे उसका सीजी ये हो जाएगा करके। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन अटेंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक। इन दैट आई विल बी कमिंग अप विद द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ओनली, ठीक है, ऑफ द सीजी पार्ट। हियर इन दिस कॉन्सेप्ट टॉक आई हैव ट्राइड टू समराइज, ठीक है, व्हाट आई डिड यू, आई हैव ट्राइड टू टेल यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसका इंट्रो लिया, एक्सप्लेनेटरी इंट्रो लिया, राइट। हमने सेंटर ऑफ फोर्सेस देखा, सेंटर ऑफ मास देखा, फिर हम आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर गए, राइट। हमने देखा कि अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर दिस ओनली, राइट, क्लियर। इसके ऊपर में हमने सीजी में इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली फॉर आवर एग्जाम्स सीएससी एंड फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए क्या क्या, भाई स्टैटिक्स में क्या बात हो सकती है, कहाँ पे रिजिड डायनामिक्स में हमें कितना क्या ज़रूरत है। सो ओवर दिस कॉन्सेप्ट टॉक आई हैव ट्राइड टू पुट माई बेस्ट टू समराइज माई ऑल ओवर द एक्सपीरियंसेस फॉर यू गाइज। If you really like the things, if you are really like following this concept talk, don't forget to let us know about your suggestions, about your feedbacks and the things, whatever you want from our side, we will definitely include those. So it's good luck from my side. Keep learning, keep smiling, right? So I guess it's enough for the day, right? So it's thank you from my side. Okay, chalo, bye bye.